नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हम यूनिट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसा कि पहले इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी बात बतानी है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके उपकरण क्या होते हैं तथा सरकार इनको क्यों लेकर आती है। तो ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पता है आपको एक व्यक्तिगत या फिर एक कंपनी का बस अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र नीति अर्थव्यवस्था के संपूर्ण रूप से संचालन से संबंध रखती है। इस नीति का उद्देश्य एक स्थिर आर्थिक स्थिति प्रदान करना होता है, ताकि जिसमें इन्फ्लेशन ना हो, ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हो और इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, सब कुछ एकदम स्थिर, मतलब एक बैलेंस जो रहना चाहिए, जिस तरीके से होता है उस प्रकार से रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे जैसे एक टेबल यहाँ पे बना रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी डिवाइड इकोनॉमिक होल इकोनॉमी इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड करती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एक होता है गुड्स मार्केट, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है लेबर मार्केट। गुड्स मार्केट में फिजिकल पॉलिसी काम करती है, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अपना हस्तक्षेप करती है उसको कंट्रोल करने के लिए। मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, और जो लेबर मार्केट होता है वो हमारा एक्सचेंज रेट पॉलिसी के ऊपर होता है, विनिमय दर प्रणाली के ऊपर। इसको गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू कंट्रोल करती है। तो पहला हम फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के बारे में जानेंगे। तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियां एवं उनके व्यय से संबंधित जो भी नीति होती है राजकोषीय नीति कहलाती है। तो इसमें छोटी सी परिभाषा दे रखी है। एक वित्तीय वर्ष में जितना भी सरकार का आय व्यय और जो भी सरकार खर्चे करती है, ऋण प्राप्त करती है और जो भी सरकार की कमाई होती है, उनसे संबंधित जो भी सरकार की नीतियाँ होती है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है करारोपण, टैक्स आता है, ऋण लोन आता है, इसमें लायबिलिटी जो सरकार ऋण लेती है लोगों से या जो बाहर के देशों से ऋण लेती है या सेंट्रल बैंक से जो भी ऋण लेती है वो आते हैं। इसमें अनुदान, सरकार जो भी अपना खर्चा करती है, जो भी उसका योजनागत व्यय होता है, गैर योजनागत व्यय होता है जिसे हम बजट व्यय भी कहते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से 4 बातों को शामिल किया जाता है। पहला तो जैसे टैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है, इसमें लायबिलिटी इसमें बताई दी है मैंने, और एक एक्सपेंडिचर आता है इसमें, और एक बजट जो ऊपर में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? संसाधनों की गतिशीलता, सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक जो हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं उनके बीच संतुलन बनाए रखने और संसाधनों की गतिशीलता का प्रयास करती है इस नीति के द्वारा। सामाजिक न्याय, सरकार द्वारा कर लगाकर सामाजिक न्याय किया जाता है। अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर उन्हें, गरीबों को जो भी सब्सिडीज रियायतें दी जाती है वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। मूल्य स्थिरता, आप इसमें इसको नोट्स में लिख भी सकते हैं इसको। अब आता है मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता सिर्फ मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, बल्कि राजकोषीय नीति का भी उद्देश्य है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम किया जा सके। आपको पता है कि जब जो मनी की वैल्यू होती है वो घटती है तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ते जाती है, उससे इन्फ्लेशन दूर होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा करके जो लोग होते हैं, गरीब लोग, उनकी हेल्प करती है, ताकि वो लोग भी जो महंगाई है उसको, मतलब उनको ज़्यादा प्रभावित ना करें महंगाई। इस कारण से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है। जैसे जो मौद्रिक नीति जो यूज़ करती है आरबीआई, उसमें जैसे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है महंगाई जो होती है उसको कम करने के लिए, उसी प्रकार से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देती है। पूर्ण रोजगार सृजन, अपनी सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा गरीबी कम करना भी सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। राजकोषीय नीति बनाते समय केवल मुनाफे पर ध्यान नहीं रखा जाता,
बल्कि पूर्ण रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए मनरेगा कार्यक्रम, तो मनरेगा कार्यक्रम भी चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के और मतलब कि जो रोज़गार सृजन किया जाता है। महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोज़गार अधिनियम जो नाम है इसका, तो ये बातें आ गई इसमें। अब आता है भुगतान संतुलन को एकदम संतुलित करके रखना, ना तो भुगतान से ज़्यादा हो। जब आपको पता है कि जब हमारा आयात जो होते हैं वो हमारे निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो भुगतान संतुलन घाटे में आ जाता है। इस नीति के द्वारा राष्ट्र के आयात एवं निर्यात में भुगतान संतुलन को बनाए रखती है, जिससे कि राष्ट्र का संतुलित विकास संभव हो सके। राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है? कर एवं कराधान। ये आपने 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा और 3rd सेमेस्टर में भी इससे रिलेटेड आपने टॉपिक्स देखे होंगे। कर एवं कराधान। कर एवं कराधान नीति के द्वारा एक प्रकार से सरकार राष्ट्र की आय को निर्धारित करती है। करों को निर्धारित करके सामाजिक न्याय व संतुलित विकास जैसे उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। तो इसमें ये बातें आ गई कि संतुलित जो भी उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति की जाती है कर एवं कराधान द्वारा। सार्वजनिक व्यय करके सरकार सार्वजनिक व्यय की घोषणा करके आने वाले साल के लिए अपने खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है। इससे यह पता चलता है कि सरकार किस क्षेत्र में कितना पैसा व्यय करने वाली है। तो सार्वजनिक व्यय करके सरकार जो कल्याण के कार्य करती है उससे कल्याण तो होता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो सरकार पर ऋण होता है वो बढ़ता जाता है और भविष्य के लिए इससे एक जो ऋणग्रस्तता की स्थिति होती है वो आने वाली सरकारों के लिए हो जाती है, जिससे वे सरकारें चुका नहीं पाती तो देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है सार्वजनिक ऋण का। जब सरकार घाटे की स्थिति में होती है तो घाटे का वित्त पोषण करने के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। तो इसमें सार्वजनिक ऋण के बारे में बातें आ गई कि सार्वजनिक ऋण क्यों लिया जाता है। सार्वजनिक ऋण सरकार हमारे देश के लोगों से भी, बाज़ार से भी ले सकती है, मार्केट से डायरेक्ट उठा करके, या फिर बैंक से ले सकती है, नहीं तो वो फॉरेन से जो IMF इत्यादि जो बड़े बड़े वित्तीय संस्थाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनसे ऋण लेती है। सरकारें सार्वजनिक ऋण को दो प्रकार से प्राप्त करती हैं। पहला है आंतरिक, जो कि राष्ट्र के लोगों से ही बॉन्ड के माध्यम से लिया जाता है, एवं बाहरी ऋण जो कि अन्य देशों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया जाता है। तो अब बात आती है इसमें निवेश एवं विनिवेश नीति की। नए रोजगार सृजन एवं अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकार राजकोषीय नीति में आने वाले वर्ष के लिए निवेश एवं विनिवेश को की बात करके ये स्पष्ट कर देती है कि किस क्षेत्र में कितना विनिवेश करेगी। आपको पता है कि निवेश का मतलब होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके, और विनिवेश का मतलब होता है सरकार जो उसे मतलब कि उसमें उसका तो निजीकरण हो जाता है। तो इसमें विनिवेश और निवेश दोनों एक ही टर्म्स में आती हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। मैं इसकी परिभाषा आपको बाद में स्पष्ट कर दूंगा। अब राजकोषीय नीति के प्रकार क्या होते हैं? तो एक होता है तटस्थ नीति। इस नीति का प्रयोग तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, ठीक है। एक होता है एक्सपांशनरी, इसमें सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। जैसे इसमें लिखा है, इस प्रकार की नीति आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए की जाती है। आर्थिक गतिविधियों को मंदी के दौरान बढ़ाने के लिए की जाती है। इस स्थिति में सरकार करों में इकट्ठा होने की तुलना में अधिक पैसा खर्च करती है। मतलब जितना सरकार के पास इकट्ठा नहीं होता टैक्स, उससे ज़्यादा वो खर्चा करने लग जाती है। अब आता है इसमें तीसरा संविदात्मक नीति। इस नीति का प्रयोग सरकारी ऋण का भुगतान करने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में सरकार का व्यय उसकी आय से कम होता है। तो ये तीन प्रकार की नीतियां थी फिजिकल पॉलिसी की। तो अब हम बात करेंगे इसकी सीमाएं क्या होती हैं। नीति की आवश्यकता, उसके लागू होने तथा उसके प्रभावी होने में काफ़ी समय का लग जाना। सरकारों के लोक लुभावन कार्यक्रमों और योजनाओं के कारण व्यय में वृद्धि होती है, जिससे राजकोषीय नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय नीति से ना तो ब्याज दर प्रभावित होती है और ना ही उपभोक्ता का व्यवहार। अंततः यह नीति बहुत सीमित होती है, जिसमें ब्याज दर प्रभावित नहीं होती, ना ही उपभोक्ताओं का व्यवहार प्रभावित होता है। तो जब लोगों के पास पैसा जाता है तो वो और ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है।
तो जैसे कि इसमें लिखा कि लोभ लुभावन कार्यों से राजकोष जो सरकार होता है उस पर दायित्व बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और वो आने वाली सरकारों के लिए एक प्रकार से आर्थिक संकट उत्पन्न करने वाले कार्य की तरह काम करता है। चौथा इसमें पॉइंट है, राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रुख से सरकार निजी क्षेत्र को दुष्प्रभावित भी करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे देश में जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी आज़ादी के समय से, जो सार्वजनिक क्षेत्र ने सब कुछ हथिया लिया था अपने हाथों में, तो कितना दुष्प्रभाव उसका देखने को मिला था। उसके बाद जो नई पॉलिसी लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 के बाद, उसके बाद इसमें जो निजी क्षेत्र था उसको भी बढ़ावा दिया था सरकार ने, क्योंकि उसे पता था कि अगर निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो देश का आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता। अंततः राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर भी निर्भर करता है। प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर ही निर्भर करता है कि प्रशासन तंत्र जितना अच्छे से सुशासन तरीके से अपना कार्य करेगा उतनी अच्छे से देश का विकास संभव हो सके और राजकोषीय नीति उस प्रकार से क्रियान्वयन कर सकेगी। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है उसके कारण। इससे इनकम में इजाफा होता है। चौथा होता है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं और उनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो हमारी जो GDP होती है वो बढ़ती है। इससे जो हमारा वो प्रति व्यक्ति आय का स्तर होता है वो भी बढ़ता हुआ दिखता है। अब इसमें दूसरी जो पॉलिसी थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार में संतुलन लाने वाली नीति होती है, तो इसे RBI द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मुद्रा की मांग और पूर्ति को मुद्रा की पूर्ति को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है, मतलब मुद्रा की पूर्ति तो ये कर देता है एक बार में, और जब उसकी डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है तो इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है, जिससे कि इसको नियंत्रित करता है अच्छे से। सरल भाषा में मुद्रा पूर्ति से संबंधित नीति मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य होते हैं? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो RBI होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा करके और बढ़ा करके जो मुद्रास्फीति होता है उसको नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति स्तर अधिक हो तो RBI संविदात्मक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को कम कर सकता है। तो इसमें यह बातें आ गई। अब आता है बेरोजगारी का। मौद्रिक नीति के द्वारा देश में बेरोजगारी भी कम की जा सकती है। इस संदर्भ में RBI विस्तारवादी नीति अपनाकर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर देगा, जिससे व्यापार प्रेरित होगा और व्यापारिक गतिविधि में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार का सृजन होगा। जैसा आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा ISLM कर्व में किस प्रकार से जो RBI होता है जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है तो जो लोग और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कम होने से जो इन्वेस्टर्स होते हैं निजी क्षेत्र के, वो सब लोन ज़्यादा ले लेते हैं, और लोन ज़्यादा लेने के कारण वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण रोज़गार सृजन में सहायता होती है। मुद्रा विनिमय दर अपने राजकोषीय प्राधिकरण के द्वारा केंद्रीय बैंक घरेलू तथा विदेशी मुद्रा के द्वारा केंद्रीय बैंक घरेलू तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर का निर्धारण कर सकता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय बैंक नए नोट छापकर मुद्रा पूर्ति को बढ़ा सकता है। तो नए नोट अगर बैंक नियमित रूप से ज़्यादा अधिक छाप देगा तो उससे भी इन्फ्लेशन आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये हल नहीं है कि आप नए नोट छाप देंगे, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। आप इसमें एक देश है जिसमें जो उसकी बैंक थे उसने ज़्यादा नोट छाप दिए, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। आई थिंक वो वेनेजुएला है या फिर दक्षिण अमेरिका को कोई देश था, तो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। मौद्रिक नीति के उपकरण है मात्रात्मक उपकरण, यह आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, और गुणात्मक उपकरण। तो मात्रात्मक में जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशो, और SLR हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो ये सब बातें इसमें आते हैं। जैसे रेपो रेट हो गया,
जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जिस दर पर देश के सभी बैंक अपना पैसा देश के केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। CRR बैंकों की कुल जमा का कुछ हिस्सा देश के केंद्रीय बैंक में जमा करके रखना होता है, वो CRR कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो। और SLR जो बैंक CRR के अतिरिक्त जो बैंक हिस्सा अपना उसके पास रखती है, आई थिंक इसे अब बैंक अपने पास ही रखती है। नोट्स में गलत लिख दिया, मैं इसे ठीक कर दूंगा। आप इसे 12th की बुक में एक बार चेक कर लेना ताकि ये सही कुछ गलत ना लिख सके। शायद इसमें जो बैंक अपने पास SLR को रखती हैं, यह शायद उसे केंद्रीय बैंक को देना पड़ता है। बैंक दर यह वह ब्याज दर है जिस दर पर सभी बैंक रिजर्व बैंक से दीर्घ अवधि के लिए ऋण लेते हैं। तो ये बैंक दर जो रेपो रेट होता है उसमें अंतर होता है, क्योंकि वो अल्पकालीन के लिए होता है रेपो रेट और ये दीर्घ अवधि के लिए बैंक दर पर होता है। गुणात्मक उपकरण, इसके अंतर्गत RBI बैंकों को उनके नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है। वह बैंकों को चेतावनी भी दे सकती है एवं साथ ही बैंकों पर जुर्माना भी लागू कर सकती है। यदि वह उपाय भी प्रभावी न हो जाए तो RBI बैंकों के लिए नए कानून बना सकती है। तो इसमें गुणात्मक उपकरण में RBI कुछ नियम नहीं लाती, बस बैंकों को कहती है कि तुम जो है लोन को कम दो। इसमें इसका भी आपने 3 उसमें पॉइंट्स पढ़ रखे होंगे, जैसे मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूँ अभी, एक सेकंड, माफ़ कीजिएगा। अभी तो इसमें आप वो 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपकी 12th की जो TR जैन की बुक है उसमें भी वो 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे गुणात्मक उपकरण के रूप में, जिसमें एक कोड राशनिंग कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा किसी को भी लोन नहीं दिया जाएगा। राशनिंग कोटा निर्धारित कर देना, इस तरीके से जो है गुणात्मक उपकरण का यूज़ करती है RBI। मौद्रिक नीति के प्रकार हैं इसमें विस्तारवादी नीति, इसमें आता है एक्सपांशनरी पॉलिसी में, जैसे इसके अंतर्गत RBI द्वारा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर दी जाती है। जैसे इसमें लिखा है मात्रात्मक, तो गुणात्मक उपकरण मात्रात्मक कैसे, जैसे वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देगी तो इससे भी प्रभावित होगा। और जो गुणात्मक उपकरण है वह कहेगी जो RBI है वो अपने से छोटे बैंक जो होंगे, कमर्शियल बैंक्स, जो जितने भी बैंक्स आएंगे उन सबको RBI बोलेगी कि तुम लोगों को लोन ज़्यादा प्रोवाइड करो, जिससे कि वो लोग खर्चा ज़्यादा करें और जो है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो इत्यादि, जो इसमें कार्य कर सकती हैं। संविदात्मक नीति, इसमें RBI जो करती है वो मुद्रा की पूर्ति में कम करने के लिए कार्य करती है, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से। जैसे मात्रात्मक में वो इंटरेस्ट रेट हाई कर देगी इत्यादि, जो भी अपने CRR हैं, SLR हैं और जो उसका रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, उन सबको वो बढ़ा देती है, जिससे कि बैंक के पास खुद कम पैसा रहता है तो वो लोन ही कम प्रोवाइड करते हैं लोगों को। गुणात्मक उपकरण में RBI बैंकों से कहेगी कि तुम एक कोटा निर्धारित कर दो कि तुमसे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते किसी को भी। तो ये सब बातें आ गई। इसमें मौद्रिक नीति की क्या सीमाएं होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जो कि नगद लेन देन करता है, जिस कारण यह मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। ब्लैक इकोनॉमी की मौजूदगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में अभी भी 60 to 70% जो लोग हैं वो अभी भी नगद में लेन देन करते हैं, जिसके कारण उनके पास पैसे की आवाजाही होते रहती है, जिस कारण मौद्रिक नीति उतनी प्रभावी नहीं हो पाती जितना उसे होना चाहिए। ब्लैक इकोनॉमी मतलब जो ब्लैक मनी होता है उसके बारे में इसमें बता रखी है कि जब जो ब्लैक इकोनॉमी में सभी लेन देन बिना कागजी कार्यवाही के नगद में किए जाते हैं, जैसे हवाला का पैसा इत्यादि हो गया, वो सब इसी सब में ब्लैक इकोनॉमी में इंक्लूड हो जाता है। बिना RBI की उसके अंतर्गत आए हुए सीमाओं के अंतर्गत आए हुए आप बिना किसी कागजी कार्यवाही के लेन देन जो भी करते हैं वो ब्लैक मनी या ब्लैक इकोनॉमी में आता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का भारत में बड़ी मात्रा में सक्रिय होना। गैर बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो वित्तीय संस्थान नहीं है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके बारे में इसमें बात की जा चुकी है।
चूँकि NBFC इस पर मौद्रिक नीति का कोई भी नियंत्रण नहीं आता, यह नीति के उनके प्रतिकूल है, उनके मतलब कि उन पर प्रभावी नहीं होती है। ये बात इसमें लिखी हुई है। सरकारों द्वारा लोक लुभावन योजनाएं, विदेशी निवेश एवं अन्य कारण भी मौद्रिक नीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सरकार खर्च ज़्यादा करने लग जाती है, तो ये सब इसमें चीज़ें आ गई। और विदेशों से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आता है, उससे भी मौद्रिक नीति प्रभावित होती है। इसके जो प्रभाव क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और कमी कर सकती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आय का सृजन कर सकती है, मांग बढ़ा सकती है, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि कर सकती है। तो ये सब बातें रहीं। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का वीडियो था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए इसके बारे में। और सेकंड यूनिट की वीडियो जल्दी आ जाएगी। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स या वीडियोस चाहिए तो हमको बता देना, या कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के उसमें कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स या जो भी वीडियोस है आपकी हेल्प के लिए वो आपको प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।